दोस्तों नमस्कार। YouTube रिवीजन सीरीज़ में आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में हम लोग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एरिया से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ज़्यादा अंदर तक नहीं पूछता है, लेकिन इसके कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ को जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के अंदर जो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और ऑर्गन्स नहीं उसको उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, तो वो किस तरह से काम करते हैं, उसका फंक्शन कैसा होता है वो समझना ज़रूरी हो जाता है। तब आप इसके क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। हम इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे इस बार। बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, पहले हम टॉपिक को फिनिश करेंगे, उसके बाद दो टॉपिक मिला के हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों समय हमारे पास कम है और बायोलॉजी में इतने सारे चैप्टर्स हैं कि उनको ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार सब्जेक्ट को फिनिश कर लेते हैं, दो टॉपिक में फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो दोस्तों हमारा क्लास का मॉड्यूल दैट विल बी सिमिलर टू एज वी आर डूइंग इन केमिस्ट्री। जो हमारे टॉपिक्स हैं दैट आर कंप्लीटली बेस्ड on whatever is asked in the previous year question of BPSC. Along with that, I have tried to update with the NCERT फैक्ट। जो भी NCERT है उसमें सेल से रिलेटेड जो भी फैक्ट रहेगा वो आपको इस क्लास में कंप्लीटली बता दिया जाएगा। अगर आप इस क्लास में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी इससे बाहर जाने वाले नहीं हैं। हम आपको क्लास के बीच में 2 से 3 सवाल पूछेंगे, आपको मैंडेटरली उनसे 2 से 3 सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि अगर आप उसका जवाब देते हैं तो आप यकीन मानिए वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के तुरंत बाद ही उसको हम आउटपुट देते हैं। आप चाहे यहाँ कमेंट मत करिए, बट अगर आपने फैक्ट बुक बनाया है तो फैक्ट बुक में उस चीज़ को लिख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसी के साथ हम अपना आज का जो टॉपिक है हमारा सेल, उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेल क्या है? सेल को हमेशा माना गया है कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने आपको बताया था कि कुछ होता है कि फंडामेंटल यूनिट होता है। वो फंडामेंटल यूनिट क्या है? एटम है। सब कुछ जो है वो एटम से बना है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। तो दोस्त हम जो एटम बोल रहे थे ये हर चीज़ का बोल रहे थे, जो सेल बोल रहे हैं हर चीज़ का नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बोल रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बोल रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं कौन होते हैं? सेल होते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर सेल की बात करते हैं तो जिस तरह से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड बनता है, वहाँ से जाके फिर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि छोटे छोटे सेल्स जो हैं, छोटे छोटे सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं वो आपस में एक साथ काम करते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, साइटोप्लाज्म हो, गोल्गी एपरेटस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वो सब क्या करते हैं? ये सब साथ मिलके एक दूसरे के साथ तालमेल बना के काम करते हैं ताकि फंक्शनिंग हो सके सेल की। जब सेल की फंक्शनिंग होती है तो क्या होगा? वो सेल जो है वो रेस्पिरेशन कर पाएगा, वो सेल क्या है? खाना बना पाएगा, उस खाने को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगी, एनर्जी रिलीज होगा बॉडी में। जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या है? आपका बॉडी फंक्शनिंग जो है वो चलता रहेगा। तो वही तो चीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जब तक बॉडी फंक्शनिंग चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बताना एकदम ज़रूरी होगा, ये याद करना एकदम ज़रूरी होगा कि सेल की चर्चा सर्वप्रथम किसने स्टार्ट की? कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में पहली बार बताया? तो सेल के बारे में पहली बार बताने वाले आपको याद रखना चाहिए कि कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव समथिंग अबाउट सेल। और वो सेल की स्टडी जो उन्होंने की थी वो किसमें की थी? एक कॉर्क स्लाइस में की थी। कॉर्क स्लाइस जो है, जो पेड़ होता है, पेड़ का छिलका उन्होंने उतारा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जो पेड़ का छिलका उन्होंने नहीं उतारा, पेड़ के छिलके से जो कॉर्क बना हुआ था, कॉर्क के स्लाइस को उन्होंने बनाया। इस स्लाइस को अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा, तो उन्होंने देख के बताया कि कुछ तो ऐसा है भाई जिससे कॉर्क बना हुआ है, और वो कुछ है क्या? वो जो कुछ है वो सेल है। अब उन्होंने इतना तो बताया, तो अब विज्ञान में क्या होता है दोस्त, आप सिर्फ बता के सीधा निकल नहीं सकते हैं। आपके पीछे और भी साइंटिस्ट आएंगे जो अपने अपने थीसिस को आपके सामने रखेंगे। आप अगर उनको प्रूव कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो अपना एक हाइपोथेसिस देंगे। तो इन्हीं के साथ रॉबर्ट हुक के बाद फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जो सेल के बारे में चर्चा करते हैं। वो कौन है? वो है लीन वेन ह्यूक।
तो ली वैन हुक ने ऐसा क्या देख लिया जो रॉबर्ट हुक नहीं देख पाए? तो दोस्त, रॉबर्ट हुक जो थे वो थोड़े पुराने साइंटिस्ट थे। उनकी जो इंस्ट्रूमेंट थी, उनका जो माइक्रोस्कोप था, वो थोड़ा ओल्ड था, थोड़ा प्रिमिटिव वाला था। तो पहली बार लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में देखने वाले, और कोई नहीं बल्कि ली वैन हुक थे। अब आप पूछेंगे इसका ईयर भी बता दीजिए। कुछ लोगों को बीमारी है रटने की, तो लो भाई ईयर भी बता दिया, 1674 रट लो। तो रॉबर्ट हुक हमने देखा, उसके बाद ली वैन हुक हमने देखा, इतने से ही मन नहीं बढ़ा। अब हम बोलेंगे एक और साइंटिस्ट का नाम बताओ। हम आपको एक और साइंटिस्ट का नाम बताएंगे, हम आपको बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन के बारे में आपको बताएं, इससे पहले आप हमको बताएंगे कि केमिस्ट्री में हमने आपको एक चीज़ समझाया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। फिर हमने बताया था आपको कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। उसमें जो है न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया गया था। वो जो न्यूक्लियस के बारे में बताया गया था और यहाँ जो एक सेल का न्यूक्लियस है, वो दोनों अलग अलग है मेरे दोस्त। कुछ दिन पहले एक वीडियो पे कमेंट आया था, मुझे याद है कि सर द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस दैट यू हैव मेंशन्ड इज रॉन्ग, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, ही इज़ नॉट दैट, जो एक्चुअल में नाम है। तो आई रिप्लाइड कि सी, रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है दैट इज़ ऑफ बायोलॉजी, बट केमिस्ट्री में जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले वो अलग आदमी हैं। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में, पहला सवाल यही है आपका, आप बताएंगे कि केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियस की खोज हुई है वो किसने की है। आप फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, उसका आंसर आप लिख के प्लीज़ पोस्ट दिस इन कमेंट बॉक्स। जब हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देंगे तो यू मस्ट कमेंट दिस, अदरवाइज आई विल बी कंसिडरिंग दैट यू गाइज आर नॉट सीरियसली गोइंग थ्रू द वीडियोज़। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर रिप्लाईज। ठीक है, चलो। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है वो बायोलॉजी की दुनिया के साइंटिस्ट हैं, वो एक बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने किस चीज़ की खोज की? इन्होंने खोज की दोस्त न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस अलग है जो हमने एटम वाला न्यूक्लियस पढ़ा था केमिस्ट्री में, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये न्यूक्लियस जो हम बात कर रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने का काम करता है, लेकिन वो न्यूक्लियस जो था वो एटम को चलाने का काम करता है। तो हम आगे ज़्यादा भटकेंगे नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की, कब खोज की वो भी पता होना चाहिए, तो 1831 में खोज की। तो सिर्फ इतने से मन नहीं भरा। जब सेल की खोज हो गई, लोगों को सेल दिख गया, तो अब बनाया गया कि भाई साहब इतनी बातें तो हो गई, अब एक थ्योरी बनाया जाए ना। तो 2-4 साइंटिस्ट मिलकर सेल थ्योरी बनाते हैं। तो सेल थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले 2 लोग बेसिकली हम कंसिडर करते हैं, जिसका नाम एनसीईआरटी में दिखा हुआ है और आपको ये याद रखना है। तो उसमें 2 साइंटिस्ट कौन कौन हैं? एक साइंटिस्ट हैं शेल्डन और दूसरे हैं शिवेन। शेल्डन और शिवेन ने कौन सी थ्योरी दी थी? सेल थ्योरी दी थी। देखो भाई, आपका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, प्लीज़ आप उसके लिए मत बोलिएगा। अब जो शेल्डन और शेवन हैं, उन्होंने कब किया? तो उन्होंने ज़्यादा लेट नहीं किया, मात्र 7-8 साल के बाद। इसने 1838 में बताया, इन्होंने 1839 में। दोनों आदमी ने मिलकर एक सेल थ्योरी को प्रोपाउंड किया। अब वो सेल थ्योरी क्या बोलती है? सेल थ्योरी ये बोलती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं आपके आसपास, क्या है वो, किस चीज़ से कंपोज्ड हैं? ये सब बने हुए हैं सेल से। अब जब दोस्त सेल से बने हुए हैं तो आपको ये समझना है कि ये सेल जो फिर क्या है? दिस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दिस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सो वी आर स्टडिंग अबाउट सेल। ये इतना छोटा है लेकिन क्या है वो? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके लिए हम उसको इतना डिटेल से पढ़ते हैं। इस थ्योरी को फिर से ज़्यादा प्रोपाउंड किया गया। दोस्तों क्या है, विज्ञान में कभी सोच रुकती नहीं है, कभी सवाल रुकता नहीं है। जिस दिन सवाल रुक गया उस दिन विज्ञान रुक गया। जो सेल थ्योरी है इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने का काम करते हैं। इसको एक्सपेंड करने का काम कौन करते हैं? उनका नाम है विर्चाओ, या विर्शाओ बोलेंगे इनको। विर्शाओ ने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया। कब किया? 1855 में किया। तो सेल को लेके विर्शाओ ने क्या कहा? विर्शाओ ने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उन्होंने भी एक चीज़ बता दिया कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो दिखते हैं सेल के, उसके अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन उनका भी जन्मदाता जो होता है वो कहीं ना कहीं एक सेल ही होता है, वो सेल से ही
आगे बढ़ते हैं। तो ये सब डिस्कवरीज जो हो रही थी, आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो रहा था, जैसे जैसे रिसर्चेज में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो लोगों के पास एवेन्यूज़ बढ़ रहे थे कि हम चीज़ों को और ज़्यादा करीब से जानें और करीब से पढ़ें। तो इसके ज़्यादा सब अपनी अपनी थ्योरी प्रोपाउंड कर रहे थे। तो जैसे ही विर्शाव ने ये कहा कि जितने सारे ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं वो सिंगल सेल से बने हैं, वो कहीं ना कहीं 1 सेल 2 सेल 3 सेल इस तरह करके बने हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो सेल हैं, जैसे सिंगल सेल की बात की हमने, तो सिंगल सेल कुछ तो होगा। आइदर ये सिंगल सेल 3 4 5 6 7 8 10 50 मिलियन मिल के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिंगल खुद में एक ऑर्गेनिज्म हो जाए। तो अगर ऐसा केस हो कि खुद में एक ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अमीबा। वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद में ही एक सेल हो और खुद में ही एक ऑर्गेनिज्म हो, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। तो आप पूछेंगे क्या सिर्फ अमीबा एक एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं, अमीबा के साथ और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं। अब जैसे ले लीजिए बैक्टीरिया, या फिर आप एग्जाम्पल ले लीजिए क्लेमाइडोमोनास। ये भी क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, वो है पैरामोइसियम। बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामोइसियम, अमीबा, ये सब जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दिस ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब ये जो सेल है सिंगल सेल है और देमसेल्फ में वो एक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन दोस्त ऐसा भी तो नहीं है सब सिंगल सेल से बने हुए हैं। हम आप सब सिंगल सेल तो नहीं है। तो हम लोग जो बने हैं, बाकी जो रेस्ट लिविंग बॉडी है, जो लिविंग बॉडी आप इन जनरल देखते हैं, वो क्या है? वो यूनिसेलुलर प्लस मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिसेलुलर मिलके क्या करते हैं? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, ये क्या होता है? इसमें मेनी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये सिंगल बॉडी बनाता है। फिर ये जो अलग अलग तरीके के सेल हैं, अलग अलग तरह के सेल हैं, एक साथ कंस्टिट्यूट होते हैं, और एक साथ कंस्टिट्यूट होकर वो सिंगल बॉडी बनाते हैं। अगर वो सिंगल बॉडी बनाते हैं तो उसमें अलग अलग सेल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वो क्या करते हैं? वो चाहे रेस्पिरेशन का काम करेगा, एक सेल जो है वो डाइजेशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, एक तरह का सेल जो है वो क्या करेगा? वो एक्सक्रीशन के सिस्टम में इन्वॉल्व होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई सिंगल बॉडी है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, सिंस ये मल्टी सेलुलर बॉडी है, सिंगल बॉडी, तो इसमें क्या होगा? जो अलग अलग सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग होगी। अब आप बोलेंगे आपने यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दिया, आप मल्टी सेलुलर का भी एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल देंगे। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप लीजिए, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं। फंजाई को ले लीजिए, ये मल्टी सेलुलर है। वही आप बैक्टीरिया को लीजिए, वो क्या है? यूनिसेलुलर है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, आपको सीधा 2-3 स्टेटमेंट दे देगा कि फंजाई इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोथ आर करेक्ट, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब देखिए कि हमने पढ़ा कि सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, कुछ तो उसका साइज एंड शेप भी होगा ना, अगर साइज एंड शेप होगा तो आप ये मान के चलिए कि साइज एंड शेप दैट विल डिपेंड ऑन द फंक्शन दे विल परफॉर्म, फंक्शंस दे परफॉर्म। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, उससे ये निर्धारित होगा कि उसका साइज और शेप कैसा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल बहुत मांगते हैं, मांगना भी चाहिए, विज्ञान में जो है ना हमेशा डिमांड करना चाहिए जब तक समझ में नहीं आए। सबसे पहला एग्जाम्पल आप अमीबा के लीजिए। अमीबा आप देखना चाहेंगे कैसा होता है? देखिए कुछ ऐसा दिखता है अमीबा। अमीबा क्या है? दे टेंड टू चेंज देयर शेप। उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, जैसा फंक्शन वैसा शेप बना लेते हैं वो।
तो अब अगर बात करें कि क्या सिर्फ अमीबा ही ऐसा चीज़ है जिसका शेप जो है वेरी होता है, तो आपको हम एक बता दें, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स एग्जाम्पल है उसका जिसका शेप फिक्स्ड होता है, इसका शेप वेरी नहीं करता है। अमीबा का शेप जो है वो वेरी करता है। अब आप बोलेंगे कुछ ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे दोस्त। यहाँ से सवाल बनता है, ऐसा सवाल बनेगा कि ऑल सेल्स कैन वेरी इन साइज, या साइजेस ऑफ ऑल सेल्स आर फिक्स्ड। ऐसा नहीं है, अमीबा का सेल का साइज और शेप जो है वो वेरी करता है, लेकिन वही नर्व सेल की अगर बात करें तो उसका जो शेप और साइज है वो फिक्स्ड रहता है। तो हमने देख लिया कि जो सेल है उसका साइज और शेप वेरिएबल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है। तो अगर जितने डिफरेंट टाइप के लिविंग सेल्स हैं, अलग अलग तरह के लिविंग सेल्स हैं, सारे प्लांट्स तो सेम नहीं हैं, सारे ह्यूमन बींग्स भी सेम नहीं हैं, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स भी सेम नहीं हैं। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से, यानी कि जिसकी जितनी कैपेसिटी टू परफॉर्म होती है, जो जितना काम कर पाने के एबिलिटी रखते हैं, वैसा उनके अंदर जो सेल है उसका साइज और शेप होता है, और उसी के अनुसार जो है उसका बेसिक फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन होता है। अब लेकिन ये सब कैसे आप बता रहे हैं, किस बेसिस पे बता रहे हैं, ये समझाना ज़रूरी है, ये आपको ही बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल से लीजिए कि आपने जनरेटर देखा होगा, शादी ब्याह में आता है जनरेटर। आप देखे होंगे जनरेटर में एक डीजल इंजन रहता है। उस डीजल इंजन से क्या होता है, एक शाफ्ट घूमता है, उस शाफ्ट से एक डायनेमो रहता है जिसको आप अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ये जो है बिजली प्रोड्यूस करता है और उसको फिर तार से हम लोग बल्ब जलाते हैं। तो आप देखिए कितनी चीज़ें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। डीजल इंजन है, शाफ्ट है, अल्टरनेटर है, तब जाके बिजली बनी। उसी तरह से लिविंग सेल के अंदर जो आप लिविंग सेल हैं, जैसे आपका शरीर है, आप जैसे काम कर रहे हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, तभी जाके आपका शरीर फंक्शन कर पा रहा है। अगर आप समझिए आपका एक भी ऑर्गन मल्टी फंक्शनल, एक दांत दर्द करता है तो भाग के डॉक्टर के पास जाते हो और क्या बात करते हो कि अलग अलग तरह के जो फंक्शंस हैं वो कैसे नहीं डिफाइन है। तो एक डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, एक डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। हमारे शरीर में भी लेबर होता है, सोसाइटी में भी जो है एक डिवीज़न ऑफ लेबर कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, किसी बड़ी कंपनी में भी, किसी बड़े कॉरपोरेट में भी डिवीज़न ऑफ लेबर कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो जिस तरह से कंपनी में देखिए एक सीईओ होता है, एक एमडी होता है, मैनेजर होता है, उसके बाद मैनेजर से नीचे सब मैनेजर हो गया, या फिर डायरेक्ट जो फील्ड में काम करने वाला एम्प्लॉय हो गया। तो इसी तरह से क्या है, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसके पास हार्ट होगा, उसके पास स्टोमक होगा, उसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे। तो हार्ट जो फंक्शन करेगा पंपिंग ऑफ ब्लड का, स्टोमक क्या फंक्शन करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड का, वही एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या फंक्शन करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको बाहर फेंकें। तो भाई अगर ये कंटिन्यूस ब्लड पंप नहीं करेगा, ये डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये वेस्ट को बाहर नहीं निकालेगा, तो आपका शरीर कैसे फंक्शन कर पाएगा। तो क्या है, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर दैट एग्जिस्ट इन द लिविंग सेल, और उस डिवीजन ऑफ लेबर को जस्टिफाई करने के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर को प्रूव करने के लिए हम ये समझते हैं कि जो सेल है, एक सिंगल छोटा सेल है, उसके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। आप बात एग्री करेंगे मेरे बात से। जो एक छोटा सेल है उसके अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सेल ऑर्गेनल्स का डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इस सेल के अंदर क्या होते हैं, इस सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इन सेल ऑर्गेनल्स का क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कहने का मतलब तुम प्रोटीन बनाओगे, तुम प्रोटीन सिंथेसिस करोगे, तुम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करोगे, तुम वेस्ट मटेरियल बाहर निकालोगे, तुम जो है कम्युनिकेट करोगे। इस छोटे से सेल के कारण भी जो नैनोमीटर के साइज में होता है, उसके अंदर भी अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनका स्पेशल फंक्शन होता है, उनके स्पेशल फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। उस स्पेशल फंक्शंस में क्या होते हैं, चाहे न्यू मटेरियल प्रिपेयर करना या वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना। न्यू मटेरियल्स बनाने से लेके वेस्ट मटेरियल को क्लीन करने तक का काम जो है सेल ऑर्गेनल का होता है। और ये जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो सेल के अंदर होते हैं। और वो किस बेसिस पे काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करते हैं। ऊपर में जो सारा चीज़ बताया हुआ था, इसी छोटी सी चीज़ को समझाने के लिए बताया हुआ था कि जिस तरह से एक कंपनी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिस तरह से आपके शरीर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वैसे ही सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो उसको काम करने के लिए अलग अलग लेवल पे कोई एम्प्लॉयज़ होंगे, सीईओ होगा, एमडी होगा, मैनेजर होगा, फील्ड लेवल वर्कर होगा। तो यहाँ क्या होता है, सारा फंक्शनिंग जो है सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। सेल का जो है बनाने का काम, कोई एक सेल ऑर्गेनल होगा,
प्रोटीन सिंथेसिस का काम सेल ऑर्गेनेल होगा, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम सेल ऑर्गेनेल होगा, वेस्ट मटेरियल निकालने का काम सेल ऑर्गेनेल करेगा। सेल ऑर्गेनल्स जो हैं एक जनरल टर्म है उन ऑर्गेनल्स के लिए जो सेल के अंदर रह के सेल की फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं, ताकि सिंक्रोनाइज वे में सेल का काम चल सके, वो एक लिविंग बॉडी की तरह काम कर सके। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सेल ऑर्गेनल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये कंटिन्यूस काम नहीं करेंगे, ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक जो है कोई भी सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अगर किसी सेल को जिंदा रखना है तो उसको डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जिस तरह से एम्प्लॉय कंपनी के अंदर परफॉर्म करते हैं और कंपनी को प्रॉफिट दिलाते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर काम करते हैं और सेल को जिंदा रखने में काम करते यूज होता है उसका। तो हमने ये समझ लिया कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर पे बेस्ड होता है, उनका काम होता है सेल को जिंदा रखना। तो अब एकदम से जरूरी है कि हम उसके सेल को भी डिटेल से पढ़ लें। तो आप यहाँ पे फिर एक सवाल आपको पूछना चाहिए, नहीं पूछ रहे हैं तो गलत बात है, आपको यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आना भी चाहिए। सवाल ये आना चाहिए कि आप बोल रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो बंधु मेरे, ये जो सिस्टम्स होते हैं सब, इन सब में ऑर्गन्स तो डिफरेंट होते हैं ना। ब्रेन थोड़ी एक्सक्रीशन करता है, स्टोमक थोड़ी सोचता है। ब्रेन की फंक्शनिंग अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनिंग अलग है, और सब के लिए अलग अलग ऑर्गन्स भी डिफाइंड हैं। लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स मैंने बोला, सेल ऑर्गेनल्स में भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गेनल्स की अलग अलग जो है ना फंक्शंस डिफाइंड हैं। उन फंक्शंस को वो अपने अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं सिंक्रोनाइज वे में, ताकि सेल का फंक्शनिंग होता जा सके। जो सेल ऑर्गेनल वर्ड है, दिस इज अ जनरल टर्म, इसको समझाने के लिए ये बात कही गई थी। तो सवाल पूछते रहिए। सवाल जिस दिन पूछना बंद हो जाएगा उस दिन विज्ञान समाप्त हो जाएगा। साइंस डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस। तो आप जो सेल के बारे में इतने देर से बातचीत कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात करो कि सेल बनता किस चीज़ से है, सेल होता किस चीज़ से है। सेल आपको पता है किस चीज़ से बना होता है। सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के अंदर जो छोटा वाला कंपोनेंट होगा, क्या होगा, इतनी बार बोल चुके हैं, वो सेल ऑर्गेनल होगा। सेल ऑर्गेनल होगा। आपको ये पता लग गया कि सेल ऑर्गेनल से डिफरेंट नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कंस्टिट्यूट करके सेल बनाते हैं। तो दोस्त, हमारे आपके जैसे बहुत सारे विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने सेल को काफ़ी डिटेल से स्टडी किया है। जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थाउजेंड्स ऑफ सेल्स के बारे में, हज़ारों सेल्स के बारे में उन्होंने स्टडी की, तो उनके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स इमर्ज हो गया है। अब दोस्त, आप एक मोबाइल लीजिए, स्मार्टफोन बोलिए, स्मार्टफोन में 3 बेसिक फीचर तो होगा ही ना यार। कॉलिंग फैसिलिटी होगा ही उसमें कैमरा तो होगा ही होगा, ठीक है, उसके बाद उसमें माइक्रोफोन तो होगा ही होगा। ये 3 फंक्शन तो होगा ही मोबाइल में ना। वैसा ही जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सेल के बारे में स्टडी की, उन्होंने माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद 1000 लाख ऑफ सेल को स्टडी की। स्टडी के बाद उन्होंने ये पाया कि सेल के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ऑर्गेनल्स के, वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द सेल्स, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मार सकते हैं। खैर, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिर्फ साइटोप्लाज्म क्यों, गोल्गी एपरेटस क्यों नहीं होगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होगा। दोस्त, एनसीईआरटी में क्लियरली ऐसा लिखा है कि ऑलमोस्ट सारे सेल्स में 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। अब एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप ये समझिए, इनको इंपॉर्टेंट फीचर क्यों बोला गया है। इनको इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए बोला गया है कि कुछ तो ऐसा काम करते होंगे जो काफ़ी सेटिस्फाई करता होगा किसको, सेल को। तो उस काम में सबसे इंपॉर्टेंट काम आप समझिए क्या हो सकता है। इनका काम होता है कि जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होंगी, सेल के बाहर इन्वायरमेंट होगा एक, इस इन्वायरमेंट से इस इन्वायरमेंट को लिंक करने का काम कोई सेल करेगा, कोई सेल ऑर्गेनल करेगा। इस सेल के अंदर कुछ फंक्शनिंग हो रही होगी, उसको फंक्शनिंग को करने का काम करेगा, ठीक है। तो हमारा पहला जो ऑर्गन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको याद रखने के लिए, अब देखिए, कॉलेज के टाइम पे
जो हॉस्टल के गार्ड होते हैं वो सबसे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं लोगों के। मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त थे हॉस्टल के गार्ड्स। कितनी बजे भी आओ, 12 बजे आओ, 4 बजे आओ, वार्डन से कभी कंप्लेन नहीं होता था। तो जो कॉलेज के गार्ड होते हैं, जो हॉस्टल के स्पेशली गार्ड होते हैं ना, उनसे दोस्ती करके रखनी चाहिए। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, यही हॉस्टल का गार्ड है। दे आर द गार्ड्स ऑफ द सेल। वो क्या है? दे आर नथिंग बट आउटर मोस्ट कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? दे आर नथिंग बट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। दे आर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होने के कारण ये क्या होता है? ये सेपरेट करता है किस चीज़ को? जो एक्सटर्नल इन्विरॉन्मेंट है, जो एक्सटर्नल इन्विरॉन्मेंट है और जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, उनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। अगर आप बोलेंगे कि ये कंप्लीट एक वॉल बना दिया, तो आप ये कैसे ट्रांसमिट करेगा बाहर के मटेरियल को अंदर और अंदर के मटेरियल को बाहर? तो आप बोलेंगे कि ये क्या करता है ना, ये सेलेक्टिव एंट्री देता है। सेलेक्टिव एंट्री देता है। सेलेक्टिव एंट्री मतलब अगर आपकी गार्ड से दोस्ती है तो चाहे आप रात के 4 बजे आएँ, वो क्या होगा? वो आपको हॉस्टल में एंट्री दे देगा। लेकिन कुछ लोग आएँ तो उनकी वो एंट्री करके अंदर देगा। आपकी जो है बिना रजिस्टर पे एंट्री कराए आपको एंट्री दे देगा। तो वो जो आपको एंट्री दे रहा है वो किस तरह की एंट्री है? वो सेलेक्टिव एंट्री है। इसीलिए मैंने यहाँ गार्ड का जिक्र किया। आप याद रखिएगा कि जो हॉस्टल के गार्ड है वो आपको सेलेक्टिव एंट्री दे रहा है। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव एंट्री देता है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली फ्यू मटीरियल्स। Entry and exit of only few materials, that is only few materials can go in and go out of the cell, and so this is called the selective permeable membrane. Selective permeable membrane भी इसको बोलते हैं। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं तो परमिएबल मेम्ब्रेन जहाँ पे आया तो आपका दिमाग फिर से खटकने लगेगा कहीं तो पढ़ा हुआ है। इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग पढ़े हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? आपके घर में जो आरओ अगर होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। उसमें आरओ वाटर फिल्टर जो होता है उसके बेसिस में एक प्रिंसिपल होता है, वो जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको आरओ प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो सब्सटेंसेज हैं वो क्या होते हैं? डिफ्यूज़ होते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। जब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूज़ होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करता है? ये क्या करता है? ये डिफ्यूज़न कराता है। ये डिफ्यूज़न कराता है। किस चीज़ का डिफ्यूज़न कराता है मेरे दोस्त? ये डिफ्यूज़न जो कराता है ये कराता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डिफ्यूज़न कराता है ऑक्सीजन का। ये डिफ्यूज़न जो कार्बन डाइऑक्साइड का कराएगा, ऑक्सीजन का कराएगा, क्यों कराएगा? क्योंकि सेल है, सेल के बाहर भी तो कोई दुनिया है। सेल को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? प्रोटीन बनाना है। ऑक्सीजन चाहिए इनको। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? बाहर से मिलेगा। तो बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो क्या है? वो डिफ्यूज़ हो जाएगा अंदर की तरफ। वही अगर अंदर जब खाना बन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो उसको कहाँ जाना है? बाहर जाना है। तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्या होगा? डिफ्यूज़न हो जाएगा। जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। इसलिए हम इसको परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसलिए हम इसकी क्या करते हैं? सेलेक्टिव एंट्री आउट कराते हैं। उनको ही एंट्री और आउट अलाउड है जिनको ये परमिट करेंगे, जिनको ये अलाउ करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड टू नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सबको अलाउ नहीं करता आने के लिए। अगर सबको अलाउ कर देगा तो वॉल बनाने का मतलब क्या है यार? खुला मैदान हो जाएगा वो तो जो सेल है, सेल का फंक्शनिंग क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ छोड़ता है। एज अ वेस्ट जो है बाहर की तरफ छोड़ता है। उसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्युमुलेट करके वेस्ट की तरह बाहर छोड़ देगा। वहीं अगर ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा हो गया तो उसको क्या करेगा? डिफ्यूज़ करके अंदर की तरफ कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अंदर। किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए या जो भी अदर फंक्शनिंग हो। तो डिफ्यूज़न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय फ्रेंड। डिफ्यूज़न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसमें? गैसियस एक्सचेंज में। जहाँ भी एक्सचेंज की बात होगी, गैसियस एक्सचेंज की बात होगी, आप डिफ्यूज़न को ज़रूर याद रखेंगे कि जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल के अंदर का गैसियस एक्सचेंज होगा, दैट इज़ ओनली थ्रू द डिफ्यूज़न। और आपको ये एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि वाटर जो है, वाटर लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को क्या करता है? ओबे करता है।
वाटर जो है लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को ओबे करता है, मतलब फॉलो करता है। वाटर फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो इस तरह के मूवमेंट जो वाटर जो है डिफ्यूज़ करेगा बाहर और अंदर, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर पास करता है कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अनटिल एंड अनलेस एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। अब ऐसा नहीं कि हायर से लोअर जाने लगे और जाते जाते इसको हाई कर दे फिर यहाँ से इधर जाने लगे, ऐसा नहीं होना है ना। हायर से जाते जाते एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तो क्या है कि इक्विलिब्रियम बन जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे समझ लेंगे अब ऑस्मोसिस थोड़ा स्लो हो गया है या बंद हो गया है। इसका 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पे आप ऑस्मोसिस को फील कर सकते हैं। ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल देके आपको पूछा जा सकता है। आप एक अंडे का टुकड़ा अंडा लीजिए, टुकड़ा क्या, अंडा लीजिए। अंडे का जो छिलका है, जो एग शेल है, एग शेल को निकाल के आप उसको HCl में डालिए, डाइल्यूट HCl में डालिए। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद एग सेल जैसे ही हटेगा तो क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। यहां पे आपने क्या किया कि जो एग सेल को आपने HCl में डाल के घुला दिया, जैसे ही वो घुल गया तो उसके बाद जो बचा छिलका, उसमें एक स्मॉल थिन लेयर बचेगा। उस थिन लेयर को फिर आप क्या करेंगे? पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे। तो आपने एक अंडा लिया, अंडे का छिलका उसमें लगा हुआ है, आपने उसको HCl में डाला। जैसे आपने HCl में डाला तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। चलो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि आप बताएंगे कि अंडे का छिलका किस चीज़ से बना है, ठीक है, और जो CS और जो उसका रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो रिएक्शन क्या होगा, या उसका आउटपुट क्या होगा, या उसमें कौन सा गैस रिलीज होगा, कुछ तो आप बताइएगा उसके बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन आपको कहा हो गया कि एग सेल कौन से सब्सटेंस से बना है? एग सेल इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? अब एग सेल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन होगा उसमें एग सेल जो है डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा रिएक्शन होगा? उस रिएक्शन का चाहे आप कोई प्रोडक्ट बताइए या उस रिएक्शन का नाम बताइए। आपको ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो हमने जैसे ही एग को HCl में डाला, उसका एग सेल घुल गया। एग सेल घुलते ही उसको वापस हमने उसको एग को निकाल के पानी में डाला। हम देखेंगे कि एग जो है वो फूल गया है एकदम। वो क्या हो गया है? वो फूल गया है। क्यों फूल गया है वो? क्योंकि क्या होता है? स्वेल हो गया है। वो स्वेल इसलिए हो गया है कि जो वाटर है ऑस्मोसिस के बाद उसके अंदर चला जा रहा है। ऑस्मोसिस के कारण वाटर इसके अंदर चला जा रहा है। उसी तरह से आप सिमिलरली वे में क्या करिए, ये जो स्वेल अंडा हो गया था इसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन में डालिए। सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे आप डालेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन में डालिए, नमक पानी जो है उसमें डालिए आप। जैसे ही आप सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे आप देखेंगे कि जो है स्वेल्ड अंडा था वो पिचक गया है, बिल्कुल एकदम छोटा पतला हो गया है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में खासियत होती है कि जो सब्सटेंसेज उसके अंदर डाला हुआ है उससे पानी बाहर खींच ले। उससे जैसे ही पानी बाहर खींचेगा तो वो चिपक जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, या फिर कहें तो डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो होता है उसका स्पेशल केस जो होता है वो ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक जनरल फिनोमिनन है, ऑस्मोसिस उसका स्पेशल केस होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक एग में ऑस्मोसिस होके वो स्वेल हो रहा है और पिचक रहा है। जब भी सॉल्ट सॉल्यूशन का बात करेगा ना तो वो डिहाइड्रेट करता है चीज़ों को। डिहाइड्रेट करने का मतलब उससे पानी निकालता है। जैसे ही वो पानी निकाला तो क्या हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बात हमने कर ली। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट सेल्स हैं, इनका जो दाना पानी चलता है ये वाटर जो लेते हैं, कैसे लेते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं। ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं। वैसे ही एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखनी भी ज़रूरी है, ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखनी भी ज़रूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो ये होता है कैसा? ये होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल इन नेचर। दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये लिपिड से बना हुआ होता है। इसके साथ साथ ये
प्रोटीन से बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। इसका फोकस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो एक है प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है। अगर हम एंडोसाइटोसिस के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो एंडोसाइटोसिस जो प्रॉपर्टी होती है, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है जिसके कारण जो सेल है वो बाहर के इन्वायरमेंट से खाना ले सके। सपोज ये एक सेल है, ये बाहर का इन्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ खाना है, तो ये सेल है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है एंडोसाइटोसिस जिसके कारण ये खाना यहाँ से लेके अंदर इंगल्फ कर सकता है खुद से, ये इंगल्फ कर सकता है खुद से। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें कि इंडोसाइटोसिस बोल के मत निकलिए, इसका हमको एक एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जो है ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब जब ये देख रहे हैं तो आप ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे आएगा। देखिए ये जो हमारा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला पार्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल ऑर्गेनेल्स में आता है। उसके साथ अगर आप देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल में तो ये देखिए ये हमारा एनिमल सेल है। एनिमल सेल में जो है ये सेल मेम्ब्रेन हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम अभी देख रहे हैं। अगर हम एनिमल सेल देखें तो प्लांट सेल भी देखना बनता है। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन यहाँ है, आप इसमें गौर करिएगा, इसके अंदर यहीं पे सेल मेम्ब्रेन आ जा रहा है। ये ग्रीन वाला पार्ट अभी भी बचा हुआ है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है अभी भी बचा हुआ है। हम अंदर वाला जो ये चल रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इस ग्रीन वाले की चर्चा हम बाद में करेंगे। एनिमल सेल में देखिए सिंगल एक यही है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो सेल ऑर्गेनल है। वापस आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे। तो जो हमारा इंडोसाइटोसिस है, इंडोसाइटोसिस एक ऐसा फेनोमेना है जिसके अंदर क्या होता है, एक सेल बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपना खाना इनगल्फ कर सकता है। तो हमने ये देखा था कि प्लांट सेल सेटिस्फाई नहीं होता है सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन से। यहाँ तो सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो इसमें क्या बोलता है, हमको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, हमको एक और लेयर चाहिए। ये एक और लेयर जो है यहाँ पे, ये एक और लेयर कुछ और नहीं बल्कि सेल वॉल है। सेल वॉल जो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए प्लांट सेल में पाया जाता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनके साथ देखिएगा 3-4 काला चश्मा लगाए ब्लैक सूट में 2-4 जो सिक्योरिटी के हैं स्टाफ वो साथ में रहते हैं। वो जो सेल वॉल बना के रखते हैं, वो एक वॉल बना के रखते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अराउंड। तो वो जो वॉल बना के रखते हैं उस तरह का वॉल सबको नसीब नहीं होता है। इंडिया के 2-4 लोग ही ऐसे हैं जिनको उस तरह की सिक्योरिटी मिलती है। तो वो सिक्योरिटी जो मिलती है जिसको, वो स्पेशल होते हैं। तो हमारे लिए कौन से स्पेशल है, हमारे लिए प्लांट सेल स्पेशल है, क्योंकि प्लांट सेल क्या है, पी से प्राइम मिनिस्टर, पी से प्लांट सेल, और इनको मिला हुआ है प्लांट सेल को सेल वॉल, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला हुआ है एसपीजी सिक्योरिटी। एसपीजी सिक्योरिटी किसको मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को। प्लांट सेल को क्या मिलता है, सेल वॉल मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलता है, एक डबल दीवार मिलता है, डबल दीवार मिलता है। दीवार तो हो गया कौन सा, सेल मेम्ब्रेन, और डबल दीवार हो गया सेल वॉल। जो सेल वॉल प्रॉपर्टी है दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लांट सेल, दिस इज नॉट अवेलेबल टू एनिमल सेल। आप इससे याद रख सकते हैं कि एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, वो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी हो, इंडिया के कोई भी मंत्री हो, उनको एसपीजी नहीं मिलता है। तो यू कैन रिमेंबर दिस बाय दैट। अब आप देखिए कि इसका एग्जिस्टेंस जो होता है कहाँ लाई करता है, या आपने देखा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर रहता है और सेल वॉल बाहर लाई करता है। तो दिस लाइज आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड ऑफ किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटसाइड लाई करता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबके दिमाग में चल रहा होगा। अब बताएंगे, ये लो बता दिया। ये जो बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। इसलिए सेलुलोज से बना होता है क्योंकि दिस एक्चुअली सपोर्ट्स प्लांट स्ट्रक्चरली, जो है स्ट्रक्चरली सपोर्ट्स प्लांट।
ये जो प्लांट को सपोर्ट करता है स्ट्रक्चरली, और ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। ये सेलुलोज जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं और प्लांट्स को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करते हैं। तो लिविंग प्लांट सेल जो है, कोई एक लिविंग प्लांट सेल है, वो पानी कैसे लूज़ करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू लूज़ करता है। श्रिंकेज होता है, कंट्रैक्शन होता है उसके कंपोनेंट्स का। उसके बाद क्या होता है, जो सेल वॉल से बाहर चीज़ें चली जाती हैं। अगर उस वेस्ट मटेरियल को बाहर करना हो सेल वॉल से, क्या है, अगर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल बाहर बैठा है जो डबल दीवार बना रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन तो हमने बताया कि एक परमेबल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल वॉल में भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामान बाहर जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्मोलिसिस। प्लास्मोलिसिस जो होता है एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके तहत सेल वॉल के थ्रू वाटर जो है ऑस्मोसिस कराया जाए। कैसे? श्रिंक होके, स्पंज को कैसे आप श्रिंक करते हैं तो सारा चीज़ बाहर निकल जाता है पानी। सिमिलर वे में जैसे श्रिंक होगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू और सेल वॉल के थ्रू बाहर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि एसपीजी सिक्योरिटी क्यों चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को? तो आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं, उनको हर तरह तरह की डेंजर सिचुएशन से चलना पड़ सकता है। तो जो सेल वॉल यूज़ होता है, आप याद करिए किसके लिए यूज़ हो रहा था? ये प्लांट सेल के लिए यूज़ हो रहा था। प्लांट सेल एनिमल की तरह उतने ज़्यादा सिक्योरिटी में तो नहीं रहते, उनके पास अपनी क्षमता नहीं होती अपने आप को बचाने की। तो उसके लिए क्या होता है कि जो सराउंडिंग मीडियम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे वो रेसिस्ट कर पाए, उसके लिए हम लोग प्लांट सेल में ही सिर्फ सेल वॉल डालते हैं। एनिमल्स को उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कितना सुंदर नेचर ने डिज़ाइन किया है सबके स्ट्रक्चर को। प्लांट अपने आप को बचाव नहीं कर सकता है तो उसके अंदर उन्होंने सेल वॉल डाल दिया। ठीक है, तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस को। अब आप बोलेंगे आप काफ़ी डिटेल से बता रहे हैं, हम यही चीज़ काफ़ी डिटेल से बताएंगे, बाकी हम स्पीड में खींचेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। और एक बार ये समझ गए ना तो आप बायोलॉजी के मोड में आ जाएंगे। एक बार अगर आप बायोलॉजी के मोड में आ गए तो मेरे लिए आसान होगा बाकी चीज़ों को फटाफट आगे चलाना। तो न्यूक्लियस का खोज करते हैं किसमें? बायोलॉजी में कौन करते हैं? तो बायोलॉजी में रॉबर्ट ब्राउन करते हैं। और होप आपने याद रखा होगा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो यही था कि न्यूक्लियस की खोज केमिस्ट्री में कौन करते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो आप स्टडी करते हैं सेल की, तो उनको क्या मिलता है कि एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल या ओवल लाइक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है सेल के सेंटर में। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ न्यूक्लियस है। तो जैसे अब न्यूक्लियस को उन्होंने देखा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, तो न्यूक्लियस जो होता है एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है न्यूक्लियस के राउंड, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। तो आप बोलेंगे जब न्यूक्लियर के अराउंड फिर से हम डबल कवरिंग लगा दिए तो न्यूक्लियर का माल अंदर और बाहर का माल अंदर कैसे जाएगा? तो उसके लिए क्या होता है कि इस न्यूक्लियस में जो होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें। उस छिद्र से क्या होता है कि मटेरियल अंदर न्यूक्लियस से बाहर आता है और बाहर से अंदर जाता है। अंदर से बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। और आप देखिए इसमें दिखाते हैं आपको, जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है? बाहर है। ये जो है ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये जो हुआ, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? न्यूक्लियस को सराउंड करता है और न्यूक्लियस के बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर और उन्होंने देखा, न्यूक्लियस के अंदर और भी आगे जब खोज हुई तो उन्होंने लोगों ने पाया कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स जो होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और तभी अपीयर होता है जब सेल डिवाइड करने लगता है। जब डिवाइड करने लगता है तब ये अपीयर होता है क्या चीज़? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का खासियत क्या होता है कि इसके अंदर जो होती है ना कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है। किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है? तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम बोलेंगे कि सेल में इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस किसके पास होती है, तो सेल में जो इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस होती है वो होती है किसके पास? वो क्रोमोसोम के पास होती है। तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है
डीएनए। ये डीएनए जो है क्या करता है, ये डीएनए बना होता, ये जो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से क्या बना होता है, क्रोमोसोम। इसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में, पेरेंट्स से जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें ट्रांसमिट करना। तो इसके फंक्शनल सीगमेंट्स क्या होते हैं, डीएनए के फंक्शनल सीगमेंट्स, डीएनए के जो फंक्शनल सीगमेंट्स होते हैं, डीएनए के जो फंक्शनल सीगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जीन। जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जब यहाँ इनहेरिटेंस की बात हो रही है, जब यहाँ नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, तो जो सेलुलर रिप्रोडक्शन होगा, जो सेलुलर रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, एक सिंगल सेल जो है ये 2 और मोर सेल में डिवाइड होगा। एक सिंगल सेल जो डिवाइड होगा किसमें, 2 या 2 से ज़्यादा सेल में। तो यहाँ पे किसका रोल क्रूशियल हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का जो रोल है दैट इज़ वेरी क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब आपका सवाल होगा कि क्या सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उन ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया जो है प्रोमिनेंट है। बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। उसमें ऐसे रीजन्स होते हैं जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है। एक और सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल के टाइप्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस आर प्राइमरी या फिर दिस आर प्रिमिटिव सेल्स। प्राइमरी सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स बोलते हैं इनको। इसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा भाई, तो दूसरा टाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट क्या हो जाएगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगा और इसमें न्यूक्लियस भी होगा। अब आप एक डिफरेंस देख लीजिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। अगर आप देखेंगे यूकैरियोट को तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर आप बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की और ऑर्गेनल्स की, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन हो। हम अगर ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ऑर्गेनल्स जो हैं काफ़ी कम होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसके अंदर ऑर्गेनल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं सेल के अंदर। अगर हम प्रोकैरियोट देखेंगे तो ये जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यूकैरियोट जो है वो जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स अगर लें, जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं बैक्टीरिया का, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं साइनोबैक्टीरिया का। अगर हम यूकैरियोट में बात करते हैं तो यूकैरियोट में हम बात करेंगे तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसके साथ साथ मोल्ड्स, ये सब जो हैं वो यूकैरियोट्स का पार्ट है। ठीक है, जो सेल डिवीज़न होता है, अगर प्रोकैरियोट में हम देखें जो सेल डिवीज़न होता है तो वो कैसे होता है, थ्रू फिजन होता है। लेकिन उसमें जो सेल डिवीज़न होता है यूकैरियोट में वो कैसा होता है, वो माइटोसिस से होता है या मियोसिस से होता है। तो यही डिफरेंस है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछता है जनरली, कभी कभी छोटा छोटा सवाल इससे आ जाता है। इसके बाद का जो सेल ऑर्गेनल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है कि जो भी फ्लूइड है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, आप देखिए जो साइटोप्लाज्म है, ये जो दिख रहा है बीच वाला पार्ट जहाँ कुछ भी नहीं है, आइदर सेल ऑर्गेनल्स हों या खाली जगह है। जो खाली जगह है वहाँ क्या होते हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं। जो फ्लूइड्स होंगे इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो फ्लूइड्स भरे हुए हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके बीच में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स अवस्थित होते हैं और अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लूइड्स होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। इसके बीच बीच में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो ऑर्गेनल्स इंडिविजुअली अपना अपना काम करते हैं बिना साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब किए हुए या बिना साइटोप्लाज्म से डिस्टर्ब हुए।
तो अगर वायरस की हम बात करें, तो वायरस में देखिए कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसमें किसी तरह के लाइफ का कैरेक्टर ही नहीं होता है जब तक वो किसी के लिविंग सेल में नहीं घुसेगा। लिविंग सेल में घुस के क्या करेगा, उस लिविंग सेल के कैरेक्टरिस्टिक से अपने आप को अपने सेल को मल्टीप्लाई करेगा वायरस एक नॉन लिविंग होता है जब तक वो किसी दूसरे लिविंग बॉडी में ना घुस जाए। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो अब हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनेल्स वैसी चीज़ें हैं जो एक साथ सिंक में काम करते हैं ताकि मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, कहे तो पैरेलली काम करते हैं ताकि एक सिस्टम को चलाया जा सके। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के इंपॉर्टेंट फीचर्स में जो है वो क्या आ जाता है, सेल ऑर्गेनेल का फंक्शनल आ जाता है। तो इतना आप मोटा मोटी समझ गए होंगे, बातों को रखने से समझ में आ रहा होगा कि मैं किसको रेफर कर रहा हूं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप देखते हैं प्लांट सेल में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ दिखेगा, देखिए ये जो है दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ इस तरह का जैसे बना हुआ है ये वाला, इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप अगर एनिमल सेल में देखना चाहते हैं इसको, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखेंगे, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बेसिकली क्या होता है, दीज आर द चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली जो होता है, दीज आर द चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस चीज का, ऑफ मटीरियल्स, चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। कौन सा मटीरियल्स, कहाँ के मटीरियल्स, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और टू साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। दो जगह से, चाहे वो कहाँ से करे, फोटो में ज़्यादा पता चलेगा, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, चाहे वो इस ऑर्गेनल से इस ऑर्गेनल तक प्रोटीन पहुंचाए, या फिर इस ऑर्गेनल से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन पहुंचाए, या फिर इस ऑर्गेनल से इस ऑर्गेनल तक पहुंचाए। ये काम किसका होता है, ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके साथ आप देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे राइबोसोम को बताया गया है, आप क्लियरली अगर देखिए तो ये जो है ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं किस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। आपको ये समझना होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल का। ये दो तरह का होता है, एक आरईआर होता है, एक एसईआर होता है। मतलब एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स किसके ऊपर पाए जाते हैं, राइबोसोम्स अगर आप देखेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि काफ़ी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए सरफेस प्रोवाइड करना। उनके लिए क्या होता है, सरफेस प्रोवाइड करना। कभी कभी इनका फंक्शन और भी क्रूशियल हो जाता है जब कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करते हैं, पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। कौन सा ऑर्गेनल ऐसा काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू इनसाइड द न्यूक्लियस, या फिर वो सरफेस होता है डिफरेंट बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन का। उसके ऊपर अगर राइबोसोम है तो वो राइबोसोम होने के कारण उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और वो राइबोसोम के प्रेजेंस होने के कारण उसमें क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये याद रखिएगा। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग किसके कारण होता है, राइबोसोम्स के कारण होता है। राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम्स अगर है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वहाँ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये रफ और स्मूथ का क्राइटेरिया क्या होता है, तो सिंपल दोस्त इतना समझो कि वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। अगर स्मूथ दिखता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ दिखता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मोटा मोटी बात यही है कि अगर उस पर राइबोसोम है तो रफ दिखता है, अदरवाइज वो स्मूथ दिखता है। तो अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा, रफ का तो देख लिया हमने 3-4 फंक्शन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, जैसे फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग जो है,
फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होगी कहाँ होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स जो बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में होता है। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एसीआर, आरईआर। आरईआर जो होता है इसके ऊपर राइबोसोम का लेयर होता है। राइबोसोम का लेयर होने के कारण राइबोसोम जो है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, मोटा मोटे इसका 2 से 3 फंक्शन है। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, साइटोप्लाज्म के बीच में जो ऑर्गेनेल्स है उसमें, या फिर ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस के बीच में। दूसरा फंक्शन इसका क्या हो जाएगा कि कई वर्टिब्रेट्स को जो है ना, ये पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में भी ये काम आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आरईआर का फंक्शन हो गया, एसईआर का फंक्शन हो गया कि फैट मॉलिक्यूल्स चाहे लिपिड्स हो या उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। और ये जो फैट मॉलिक्यूल्स एसईआर में बनते हैं उसको कहा जाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन का बिल्डिंग करने में काम देता है। अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जो है वो है गोल्जी अपरेटस। आप इसको गोल्गी अपरेटस बोलिए, गोल्जी अपरेटस बोलिए, क्वेश्चन सही करके आना है बस। तो गोल्जी अपरेटस है, ये है कहाँ पे पहले ये समझिए। अगर इसमें आप गोल्जी अपरेटस ढूंढेंगे तो गोल्जी अपरेटस यहाँ पे है। गोल्जी अपरेटस ये सिमिलर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये इसके बीच में है। देखिए यहाँ पे गोल्जी अपरेटस है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गोल्जी अपरेटस कहाँ है, कैसा दिखता है, बस एक आइडिया लग गया। ये है आपका गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इसकी फंक्शनिंग अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि फूड मैन्युफैक्चरिंग हो गया कहाँ पे, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसको पैकेज करेगा। पहले पैकेज करके भेजने का काम कहाँ पे, इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड द न्यूक्लियस, वो भेजने का काम कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस करेगा। गोल्जी अपरेटस जो है वो बेसिकली एक कुरियर बॉय का काम करता है। कुरियर बॉय का काम करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसको इनसाइड एंड आउटसाइड एक पैकेज बना के भेजने का काम यही करता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स ये बनते हैं फ्रॉम सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनते हैं किसमें? गोल्जी अपरेटस में। कभी कभी यह भी देखा गया है कि गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी गोल्जी अपरेटस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसमें भी हमने गोल्जी अपरेटस के 3-4 फंक्शन देख लिए कि पैकेजिंग का काम करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को बनाता है कहाँ से, सिंपल शुगर से, और ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। तो हम गोल्गी अपरेटस को भी समझ लिए। अगला इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल है और वो क्या है, वो लाइसोसोम है। चूंकि हमने यहाँ लाइसोसोम की बात कर दी तो हमको लाइसोसोम को समझना भी पड़ेगा। तो लाइसोसोम के बारे में आपने जहाँ भी रटा होगा, वन लाइनर किताब में यही रटा होगा, क्या है वो, एक सुसाइडल बैग होता है। अब ये कभी आपने सोचा कि सुसाइडल बैग होता क्यों है? वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, वाई दिस आर कॉल्ड सुसाइडल बैग? आप ये समझिए कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेल के डस्टबिन होते हैं, डस्टबिन होते हैं। दे आर द वेस्ट बिन्स ऑफ, दे आर द वेस्ट बिन्स ऑफ अ सेल। दिस आर, लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। दिस कंसिडर्स या दिस कंसर्न्स द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है? क्योंकि ये सेल को क्लीन रखता है। ये सेल को क्लीन रखता है कैसे? डाइजेस्ट कर लेता है किसी भी चीज़ को। जो भी सेल के ऑर्गेनल हैं जिनका लाइफ ख़त्म हो गया, जो अब मरने की स्थिति में है, वो क्या है, वो लाइसोसोम में आ जाते हैं। या फिर जो फॉरेन मटेरियल्स हैं जो इंटर होते हैं बॉडी में, वो भी क्या है, वो लाइसोसोम में आ जाते हैं। अब ऐसा क्या है लाइसोसोम में, जो कोई भी मटेरियल है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो याद रखिए कि लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर मटेरियल में तोड़ देते हैं। तो लाइसोसोम में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपलर मटेरियल को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल आया या फिर कोई भी डेड सेल ऑर्गेनल आया, उसको तोड़ने का काम करते हैं लाइसोसोम और फिर उसको पचा देते हैं।
तो लाइसोसोम में जो होते हैं इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होता है। एक मेम्ब्रेन मतलब हमेशा समझिए बाउंड्री वॉल। एक मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर एक काफ़ी सैक होते हैं, मतलब समझिए सैक मतलब बोरी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। बलून है, बलून के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है और वो बलून को मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये जो सैक्स हैं, सैक्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ने का काम करता है। तो इसमें जो कभी कभी क्या होता है बॉडी में कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म अगर ख़राब हो गया तो काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सेल डैमेज हो जाएगा। अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, कहने का मतलब सांस लेने में दिक्कत हुई, ठीक है, कोई एक पार्ट अगर चोट लग गया आपको तो क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है, वहाँ का टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो सेल डैमेज हो गया। अगर सेल डैमेज हो गया, क्यों डैमेज हो गया, क्योंकि वहाँ का मेटाबॉलिज्म ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया, वहाँ पे सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ से सही से ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। तो जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो सेल डैमेज होगा। सेल डैमेज होगा तो क्या होगा, उसके अंदर का लाइजोसोम भी डैमेज हो जाएगा, लाइजोसोम भी डैमेज हो जाएगा। तो लाइजोसोम अगर डैमेज होता है तो लाइजोसोम क्या करता है फिर कि अपने अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इस लाइजोसोम को ही ब्रेक कर देता है, ठीक है, ताकि ये डेड लाइजोसोम जो है इसके डाइजेस्टिव एंजाइम इसको ब्रेक कर दें और वो भी टूट जाए और वो सिंपलर सेल्स में टूट के बाहर निकल जाए। इसलिए इनको सुइसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्षमता रखते हैं कि ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये क्षमता किस में है, ये क्षमता लाइजोसोम में है, इसलिए हम क्या बोलते हैं लाइजोसोम को, सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस कहने का मतलब यही था कि लाइजोसोम में क्या होता है, लाइजोसोम डस्टबिन है, वेस्ट डिस्पोजल है। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो कोई भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म अगर कमज़ोर होता है और सेल डैमेज हो जाता है तो उससे क्या होता है, लाइजोसोम भी डैमेज होता है। इस लाइजोसोम के डैमेज होने के कारण इसको लगता है हमारा जिंदा रहना कोई ज़रूरत का नहीं है। तो इस लाइजोसोम के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके साथ ये अपना लाइजोसोम खुद को डिसॉल्व कर लेता है और इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब अगला सेल ऑर्गेनेल लेते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जिस तरह से हमारे लिए एनटीपीसी, एनएचपीसी और एनपीसीएल हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसी तरह से एक सेल के अंदर जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कैसे भी एनर्जी प्रोड्यूस करे हमको उससे मतलब नहीं है। वो डॉक्टर्स जो हमारे पढ़ रहे हैं, वो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, हमको ये देखना है कि वो काम क्या कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो भी एनर्जी रिलेटेड रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। इसको जो बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। अगर आपको परीक्षा में पूछे कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। आप जानते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत यूनिक होता है। यूनिक इसलिए होता है कि आप ये पढ़े होंगे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। तो यूनिक इन सेंस माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए है क्योंकि इसका अपना राइबोसोम होता है, इसका अपना राइबोसोम होता है, इसका अपना डीएनए होता है, इसलिए ये यूनिक है। अगर राइजोम और डीएनए होता है तो ये क्या होता है, ये जो है ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद से कर लेता है, अपना प्रोटीन खुद से बना लेता है। वहीं अगर बात करें अगले सेल ऑर्गेनेल की जो है प्लास्टिड, अगर हम प्लास्टिड को देखें तो प्लास्टिड पाए जाते हैं कहाँ, दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस
और जो ल्यूकोप्लास्ट है, दीज आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स जो कि इन्वॉल्व किस में होते हैं, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्युल्स जो उसमें स्टोर्ड होता है। कहने का मतलब प्लास्टिड्स ऐसे चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसके अंदर होता है क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर होता है ल्यूकोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैनुअल्स जो हैं, लिख देता हूँ मैं, स्टार्च, ऑयल या प्रोटीन ग्रैनुअल्स क्या होते हैं, इसमें स्टोर्ड होते हैं। ज़्यादा डिटेल से बता नहीं पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो जनरल क्लास में चलता है। ल्यूकोप्लास्ट का अगर हम कलर देखें, ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, ल्यूकोप्लास्ट का कलर देखें तो आइदर ये वाइट होता है या फिर ये कलरलेस होता है, वाइट होता है या कलरलेस होता है। वहीं अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्या होता है, ये इनको कलर्ड प्लास्टिड्स भी बोलते हैं, इनको कलर्ड प्लास्टिड्स बोलते हैं। वहीं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वाइट या कलरलेस होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो हमारी नज़र से बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए। प्लास्टिड भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक वैसा ही यूनिक ऑर्गेनिज्म है जैसा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। उसके बाद हम आएंगे, अगला हमारा सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल। आप बोलेंगे काफ़ी जल्दी निकालें, तो दोस्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसके लिए जल्दी जल्दी निकालने हैं। आपको बस पता होना चाहिए 2-3 फंक्शंस एक एक ऑर्गेनल्स के क्या क्या हैं। अगर वैक्यूल्स की बात करें तो ये जो है ना, ये स्टोरेज सैक्स होते हैं, स्टोरेज करने का जगह होता है किस चीज़ का, ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड कंटेंट्स। जो वैक्यूल है इसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट दोनों होता है। स्मॉल साइज जो होता है वैक्यूल का कहाँ पाया जाता है, स्मॉलर साइज जो पाया जाता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। अगर लार्जर साइज देखें तो कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में लार्जर साइज का वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में स्मॉल साइज का वैक्यूल होता है। अब आप परेशान हो गएंगे वैक्यूल कहाँ है बता दो। वैक्यूल जो है वो देखिए ये है वैक्यूल। प्लांट सेल में जो है ये लार्जर साइज का है। अगर आपको हम एनिमल सेल में दिखाएं, अगर हम आपको एनिमल सेल में दिखाएं, देखिए कितना छोटा है, कितना छोटा है। वही अगर आप प्लांट सेल में देखें तो कितने बड़े साइज का वैक्यूल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि वैक्यूल क्या होता है। अब आप ये समझिए कि जो अमीबा है, अमीबा के बारे में आपने क्या पढ़ा था, अमीबा के आपने बारे में पढ़ा था कि दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें क्या होगा, फूड वैक्यूल होगा, जिसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन ये होगा कि अमीबा ने जो भी फूड कंज्यूम किया है, अमीबा ने जो भी फूड कंज्यूम किया है उसको कहाँ स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं वो वैक्यूल में। ठीक है, इसलिए वैक्यूल का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि एक एक सेल का जो स्ट्रक्चरल और एबिलिटी टू फंक्शन जो होता है वो यूनिक वे में होता है, डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कि चाहे अगर रेस्पिरेशन का ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म हो जो फंक्शन है, या फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का फंक्शन है, उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके हिसाब से उसको उसकी स्ट्रक्चरल या कहें तो डिज़ाइनिंग, आप समझिए ना, कोई भी चीज़, कोई भी सेल है, ये अगर न्यूट्रिशनल पर्पस से यूज हो रहा हो या फिर नर्वस सिस्टम में यूज़ हो रहा हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज़ हो रहा हो, तो इसका जो स्ट्रक्चरिंग है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह से होगा जिस तरह के फंक्शन में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मोटा मोटी इस चैप्टर से हमको ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि सेल क्या है, सेल है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट किस चीज़ का, सेल का। क्यों हम ऐसा बोलेंगे, क्योंकि इसको आप देखिए कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ये हर चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, यही एक छोटा छोटा कंबाइन होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। इस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आगे का पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर जो पढ़ेंगे, उसमें हम इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे। और जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं उसको आप याद करिए, जो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और तीसरा क्वेश्चन आप ये भी लिख लीजिए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है।
ये थर्ड क्वेश्चन है। मैंने 3 क्वेश्चन आपको पूछे हैं, प्लीज़ आंसर दिस 3 क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। तो इससे मुझे समझ में आएगा कि यू आर अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़ और आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, ताकि अगली वीडियो में जो है मैं थोड़ा और इंटरेक्टिव तरीके से आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। क्योंकि बायोलॉजी है यार, कितना रटोगे, हर चीज़ रट नहीं सकते। एक बार समझ में आ जाएगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा समझाऊंगा कि भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट द आंसर्स, जो 1 2 3 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसके आंसर जरूर कमेंट करो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।